हेलो नमस्कार, दिस इज़ करंट अफेयर विद पूजा सिंह। आज की तारीख है 3 अगस्त। देख लेते हैं करंट अफेयर में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू वी विल डिस्कस करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे NBA, दैट इज़ अ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में। एक्चुअली न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में ये है कि जो NBA है इन्होंने फ़ंड रिलीज़ किया है 8.22 करोड़ रुपीज़ का। किस चीज़ के लिए? 3 रिसर्च इंस्टीट्यूट को इन्होंने दिए हैं, 33 स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को और यूनियन टेरिटरीज़ को मिला करके जो है इन्होंने रिसर्च के लिए पैसा दिया है। ये रिसर्च के लिए पैसा किस क्षेत्र में दिया गया है? राइस की वैरायटी के रिसर्च पे दी गई है सबसे अधिक। जो ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में है उनको 2.43 करोड़ रुपीज़ मिला है। कौन सी मिनिस्ट्री करती है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर NBA, दैट इज़ अ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी आती है। बस न्यूज़ इतना ही है कि NBA ने, जो कि मिनिस्ट्री के अंदर आती है, इन्होंने फ़ंड रिलीज़ किए। फ़ंड किस चीज़ के लिए? चावल की वेराइटीज़ के लिए। चावल में जो है सबसे अधिक जिस इंस्टीट्यूट को मिला है वो हैदराबाद बेस्ड इंस्टीट्यूट है। बट एक्चुअली में क्वेश्चन आएंगे बॉडी से, कौन सी बॉडी है, इससे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, इसे हमें देखना होगा। तो हम बात करने वाले हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में। देखिए ये बॉडी जो है वो कानून पास करके बनी थी पार्लियामेंट के अंदर, दैट इज़ अ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। जब भी कोई बॉडी को कानून पास करके बनाया जाता है तो वो जो है स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती है, वैधानिक बॉडी कहलाती, विधान पास करके विधान जो है वो बनी है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब नेशनल बायोडाइवर्सिटी बॉडी जो है वो एक्ट पास करके बनी, लेकिन बॉडी स्टैब्लिश्ड कब हुई? तो 2003 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु। ये तो हो गए SSC, रेलवे, ग्रुप D टाइप्स, है ना, GD टाइप्स क्वेश्चन। अब थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें जो है जो PCS लेवल है या UPSC लेवल है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। हालांकि ये सब जो फैक्चुअल पॉइंट होते हैं वो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में काम आते हैं, इसीलिए हमें मतलब A to Z पढ़ाई करना पड़ता है, कुछ सेलेक्टिव पढ़ने से तो काम नहीं बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए इस बॉडी की जो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये क्या कार्य करती है? तो ये जो है कंजर्वेशन का कार्य करती है। बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र में सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च है उनको ध्यान में रखते हुए फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग हो सके बेनिफिट्स का सभी ग्रुप्स के बीच में, उसका ध्यान रखते हुए ये जो है बॉडी कार्य करती है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फैसिलिटीज़ क्या क्या है। तो देखो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कंजर्वेशन के क्षेत्र में, बायोडाइवर्सिटी रिसोर्स के क्षेत्र में। रेगुलेटरी बॉडी भी है, ये बॉडी रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है कि किस तरीके से आप बायोलॉजिकल चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। एडवाइजरी बॉडी है, गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकी हायरार्की के बारे में। हायरार्की जैसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, दैट इज़ अ मिनिस्ट्री, है ना। तो मिनिस्ट्री कौन सी है? अभी हमने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जो है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट वाली मिनिस्ट्री, और उसके अंदर ये बॉडी आती है NBA। अब इस बॉडी के अंदर, ये तो नेशनल लेवल की बॉडी होगी, स्टेट लेवल के अंदर आती है कौन सी? स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, SSB जिसको बोलते हैं। इसके अंदर कौन सी बॉडी आती है? बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आती है, BMC जिसको बोलते हैं। तो देखो जो नेशनल लेवल की बॉडी होती है वो क्या कर रही है? नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनाने में, रेगुलेशन करने में एडवाइजरी रोल करती है। जो स्टेट लेवल की बॉडी होती है वो भी स्टेट लेवल पे रेगुलेट करती है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को, और जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उसको प्रमोट करती है। लेकिन जो मेन ग्राउंड लेवल पे काम होता है ना, वो होता है BMCs के द्वारा। जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ होती हैं वो विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो है कंजर्वेशन का काम करती है। थोड़ी सी बात करें नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में, तो इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है उसमें चेयरपर्सन होते हैं, 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, 5 जो है उसके नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं। चेयरमैन जो होते हैं वो एमिनेंट पर्सन होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के क्षेत्र में, ठीक है। जो 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं वो सीनियर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, पॉलिसी कोऑर्डिनेट करने में हो सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, मिनिस्टर लेवल के हो सकते हैं। जो 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं वो आपके साइंटिस्ट हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं, या कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च वाले हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है उसके बारे में आपको कंसिडर करना है इन सारे पॉइंट को जो हमने डिस्कस किया अभी, उससे ही देख लेते हैं। तो क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी, अभी मैंने आपको बताया, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। क्या ये 2003 में बनी थी? तो हाँ ये बिल्कुल सही है। चेन्नई में हेडक्वार्टर हमने देखा अभी। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है वो रेगुलेट करती है, एक्सेस करती है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को नेशनल लेवल पे। तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये तो नहीं करती है ना, ये तो स्टेट लेवल पे करती है। तो फिर
जो है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी फंक्शन करती है विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से 1, 2 और 4 सही है, तो ये हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इससे अगर बनेगा कुछ छोटा सा क्वेश्चन, तो हम देखते हैं कि हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ पे है, तो चेन्नई में है। ये हमने देखा है, इससे कैसे हमारे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, देखिए अभी जो है होने वाला क्या है, 5 अगस्त को एक एग्जीबिशन होने वाला है। एग्जीबिशन जो है वो GI बियॉन्ड 2.0 सबमिट है, जो मिनिस्ट्री करने जा रही है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है उनके द्वारा जो है रिच जियोग्राफिकल इंडिकेशन वाले हैंडलूम को, हैंडक्राफ्ट को जो है उसके डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट पे पहुंचाने के लिए जो है हमारी डेवलपमेंट कमीशन जो है हैंडलूम की, उनके द्वारा ये एग्जीबिशन चलाया जा रहा है। 5 अगस्त को होगा। देखो बेसिकली होना क्या है, 7 तारीख को जो है वो नेशनल हैंडलूम डे है ना, तो 7 अगस्त को ध्यान में रखते हुए सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें होगा क्या, 100 से अधिक GI रजिस्टर वाले हैंडलूम क्राफ्ट प्रोडक्शन जो करते हैं, जो मतलब आर्टिस्ट और आर्ट दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात है इसके अंदर, है ना, जिसमें 100 जो है पूरे देश के अंदर से GI रजिस्टर्ड जो हैंडलूम से वो यहाँ पे अपना जो है प्रदर्शनी लगाएंगे। अब इसमें अगर हम थोड़ी सी बात करें आगे, तो देखिए एक चीज़ और है, जो ये बॉडी है ना HEPC, यानी कि जो हमारी हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इनका ना जो डायमंड जुबली ईयर भी है, तो उसका जो लोगो है वो भी यहाँ पे अनवील किया जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे की जाएगी, एक डिजिटल हैंडलूम एटलस जो है वो बनाया जाएगा। यहाँ पे एटलस मतलब दिखाया जाएगा, जिसका थीम होगा वन प्लेटफॉर्म एंडलेस मार्केट। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। द एग्जीबिशन वर्ड विद इन क्लोथ न्यू ऑर्डर ऑफ वुवेन मेकिंग विल बी इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एज अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन लीडिंग अप टू विच इम्पॉर्टेंट ओकेजन। तो आंसर है नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, पूछा गया है प्रश्न कि नेशनल हैंडलूम डे जो है उसके अवसर पे जो है ये जो वर्ड्स विद इन क्लोथ न्यू ऑर्डर ऑफ वुविंग मेकिंग है ना, इस प्रदर्शनी का आयोजन जो है किस अवसर पे हो रहा है, तो नेशनल हैंडलूम डे। अब थोड़ी सी यहाँ पे देख लेते हैं क्यों मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे 7 तारीख को। तो ये देखिए एक्चुअली में आपको याद रखना है कि जो स्वदेशी मूवमेंट 1905 में स्टार्ट हुआ था ना, वो 7 अगस्त को हुआ था, इसलिए 7 तारीख है। लेकिन थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, जैसे नेशनल हैंडलूम डे है 7 तारीख को, वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में था खादी डे था, तो देखो यहाँ पे नेशनल हमने खादी डे की बात की, तो वो 30 तारीख को मनाया जाता है, 30 जनवरी, जो गांधी जी का जो है मार्टम डे था, उस दिन को गांधी जी के लिए इसको डेडिकेट किया गया, नेशनल खादी डे, इस दिन याद रखिएगा। नेशनल टेक्सटाइल ऐसा कुछ डे हमारे यहाँ होता नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ध्यान में रखना है आपको, और ये डेट्स याद रखने हैं आपको। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, ये भी आर्टिकल। लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, देखिए जैसे ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपसे कि ये जो एग्जीबिशन होने वाला है GI बियॉन्ड 2.0 सबमिट, उसमें एक बॉडी आ रही थी बार बार, उस बॉडी का नाम क्या था, हमारी जो बॉडी थी HEPC, जिसका गोल्डन जुबली डायमंड जो है गोल्डन जुबली डायमंड लोगो वो लॉन्च होने वाला है 5 तारीख को। तो ये जो बॉडी है हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक्चुअली नोडल एजेंसी है, अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये जो बॉडी है ये चेक करती है फैब्रिक कैसा है, उसकी वो किस तरह का उसमें मटेरियल यूज़ हुआ है, किस तरह की डिज़ाइनिंग है। ठीक है, इन सब चीज़ों को चेक करती है। ये बॉडी 1965 में बनी थी, 96 मेंबर थे उस टाइम पे, लेकिन अभी 1700 से अधिक मेंबर है पूरे भारतवर्ष में। और ये बॉडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बने हुए हैं इससे बहुत सारे PCS में, और जो है तो देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो बॉडी है ना, ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है।
तो ये शॉर्ट ऑफ जो है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, यानी एक तरह से सॉर्ट ऑफ एनजीओ टाइप्स बॉडी है, लेकिन ये एक्चुअली में परफेक्टली एनजीओ भी नहीं है, बिकॉज हमने कहा कंपनी है तो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये रजिस्टर्ड है, बट नॉन फॉर प्रॉफिट ये कंपनी है, याद रखना है। उसके बाद देखिए ये जो है इसके अंदर एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं जो एक्सपोर्ट ट्रेड वगैरह के क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन का भी जो है प्रावधान है, जो कि इलेक्टेड होंगे और वो 2 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल होगा। इसके अंदर सेक्रेटरी भी है, तो मतलब बॉडी बहुत बड़ी है, समझ गए। सेक्रेटरी का भी प्रावधान है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बन सकते हैं। विथ रेफरेंस ऑफ द हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल दैट इज HEPC कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इस बॉडी को ध्यान में रखते हुए आपको इन स्टेटमेंट में से देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो बोला जा रहा है कि इट इज़ अ नोडल एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एकदम सही बात है। इट कंस्टिट्यूट 1965, तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने देखा ये सही बात है, 1965 बनी है। इसमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन ऑफ HEPC होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, तो नहीं, तो 2 साल के लिए होते भी हमने देखा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे ना, ये हमने देखा अभी। देखिए हैंडलूम के सेक्टर में गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव है उसको देख लेते हैं। अभी गवर्नमेंट की जो चल रही है वो है नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, NHDP, याद रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 66 क्लस्टर में चल रहे हैं ये, है ना। फाइनेंशियल ईयर 2022 में स्टार्ट किया गया था। दूसरा है माई, दैट इज़ अ मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। हालांकि ये जो है 2026 में इसका टेन्योर कंप्लीट हो गया मार्च में, लेकिन ये 2018 में लॉन्च हुआ था। ये भी टेक्सटाइल सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए था। देखिए नेक्स्ट जो था वो था रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम, दैट इज़ RMSS। ये भी जो है 2026 इसका लास्ट टाइमिंग है। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिलेगा, सब्सिडी बेस जो है कार्यक्रम था जिसमें जो लोग हैं वो इसमें अपना इनरोलमेंट करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, रॉ मटेरियल पे वो काम करेंगे, तो उनको गवर्नमेंट जो है इंसेंटिवाइज करेगी, ठीक है। तो ये था। देखो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से संबंधित एक और स्कीम्स को हम डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि हमने इतने सारे डिस्कस किए हैं अभी, और चूँकि 7 तारीख इंपॉर्टेंट भी है, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस है आगामी जो भी परीक्षा होंगे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये A to Z जो भी मिनिस्ट्री से संबंधित है वो हम डिस्कस कर लेते। तो देखिए सम्राट, दैट इज़ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, ये मिनिस्ट्री या टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर ये जो है स्कीम्स है चलाई जाती है। इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम है। इसमें एक्चुअली ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है कि कैसे स्पिनिंग हो सकता है, वीविंग हो सकता है, मैंने कैसे आप जो है धागे बना सकते हैं, है ना, कैसे कपड़ा बुन सकते हैं, बुनाई से लेकर के इन सब चीज़ों की स्पिनिंग वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अंदर जो है वो बहुत सारे NGOs हो गए या ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है। ट्रेनिंग ले कौन सकता है? वुमेन, SC ST या हैंडीकैप पर्सन, ठीक है, और जो 14 साल से ऊपर के होंगे वही ले सकते, 14 साल से नीचे के बच्चे नहीं ले सकते। BPL कार्डधारी, माइनॉरिटी जो भी कम्युनिटी से आते हैं वो सब इसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी SBI रिसर्च प्री MPC रिपोर्ट, इंडियाज इकोनॉमी इज़ लाइकली टू ग्रो बाय अराउंड कितना परसेंट फर्स्ट क्वार्टर में? तो देखिए 7%। तो RBI की जो रिसर्च प्री जो है हमारी MPC रिपोर्ट है, तो मॉनेटरी पॉलिसी आने से पहले जो रिसर्च रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर भी बताया जा रहा है RBI की है नहीं है, ये SBI की है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बट एज सच RBI की होती तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 7% है। और यहाँ पे IIP के बारे में बताया गया, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी 7.3% से ग्रो करेगा, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, प्री मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ये एक रिपोर्ट है जिसमें 7% अनुमानित किया गया फर्स्ट क्वार्टर में। नेक्स्ट, इंडिया चाइना क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हैज़ रिज्यूम थ्रू विच पासेस। तो भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड होता है वो कौन से पास से होता है? तो सिप्पिला पास। देखिए सबसे बड़ी बात है ना, कोविड के बाद से ये बंद था, तो 6 साल के बाद ये ट्रेड होने जा रहा है यहाँ पे। तो हमारे जो ट्रेड मिनिस्टर थे वो जगत सिंह नेगी, वो यहाँ प्रेजेंट थे। इन्होंने एक और चीज़ का उद्घाटन वहाँ पे किया है, इनोग्रेट किया है, 56 ट्रेड मार्ट एट जो है नमगया। तो नमगया जो वहाँ का एक तरह से पंचायत, पोह पंचायत है, पोह पंचायत के अंदर एक एरिया पड़ता है, ठीक है, उसमें ये जो है एक 56 ट्रेड मार्ट जो है वो नमगया का वो
इनोग्रेट किया गया और इस तरह से वहाँ पे 17 ट्रेड कॉमर्शियल मार्केट हो जाएंगे जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करेंगे। और ये जो डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है वो है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। 2019 में जो पेंडेमिक आया था कोविड, उस समय से ये बंद था सिपकिला पास। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में है, याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 150वीं जो है बर्थ एनिवर्सरी पे जो है वो अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। किनको की है तो आपको नाम याद रखना है, क्वेश्चन बनेंगे, बहुत बनेंगे। पिंगाली वेंकैया, अब ये कौन है, नाम आपने नहीं सुना होगा तो देखिए, इनको डिज़ाइनर ऑफ इंडियाज़ नेशनल फ्लैग भी कहा जाता है पॉपुलरली। ये जो है आपके झंडा वेंकैया भी कहलाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। जन्म 1876 में हुआ था। 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। 2 अगस्त 1876 को इनका जन्म जो है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, जो आज के डेट में प्रेजेंट डे में आंध्र प्रदेश में है, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है इन्होंने जियोलॉजी में स्टडी की है। इन्हें बहुत सारी भाषाएं आती थी, जैसे जापानीज़, उर्दू, संस्कृत भाषा से इन्हें आती थी। इन्होंने कॉटन कल्टीवेशन में काफ़ी काम किया है, इसलिए इनको वहाँ पे पट्टी वेंकैया भी कहते हैं, है ना, निकनेम दिया गया है। और इनको जापान वेंकैया भी कहते हैं क्योंकि ये जो है जापानीज़ भाषा में स्पीच किए थे 1913 में। इन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी के द्वारा जो है वो जो वॉर हुई थी, जो बियर वॉर हुई थी, उसमें 1899 से 1902 के बीच में, उसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट मूवमेंट को इस्टेब्लिश किया था। मतलब जो नेशनलिस्ट स्पिरिट है ना, जो चेतना है भारत के अंदर, राष्ट्रीय चेतना, उसको प्रसारित करने का काम किया था। महात्मा गांधी के फॉलोवर थे और स्वराज जो आंदोलन था उसमें महात्मा गांधी के साथ रहे थे 1921 से। ये एक्चुअली ये साउथ अफ्रीका में जब महात्मा गांधी वहाँ पे जब कैंपेन कर रहे थे, तब भी वहाँ पे ये महात्मा गांधी से मिले थे और वहाँ से ही महात्मा गांधी के फॉलोवर हैं। और फ्रीडम फाइटर थे। एग्रीकल्चर में भी इनकी जो भूमिका है वो अद्वितीय थी। जियोलॉजिस्ट भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे। तो मतलब एक तरह से बहुत मल्टी पर्सनालिटी थे इनके अंदर थी। और ये जो है चरखा, जो स्पिनिंग महात्मा गांधी करते थे, चरखा चलाने वाला काम, तो वो भी इनके लिए भी वो वैसे ही इम्पॉर्टेंट था। और ये जो थे ओरिजिनल डिज़ाइनर, एक तरह से समझिए कि मॉडिफाइड जो मैंने कपड़ा बिनने वाले जो मशीन का जो चरखा होता है, तो उसका जो मतलब मॉडर्न वर्जन जो है उसके डिज़ाइनर भी यही हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये 1931 तक जो है लेटली यहाँ पे ये वर्क किए और इन्होंने ही तिरंगा झंडे को बनाया। वंदे मातरम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। होम रूल लीग जो मूवमेंट उस टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था, तो उसमें भी पार्टिसिपेट किए थे ये। और ये जो है आपके बाद में, आज़ादी के बाद में जो है इन्हें एडवाइज़र बनाया गया था मिनरल रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर। और इन्होंने द मदर ऑफ डायमंड्स जो है एक तरह से इन्हें कहा भी जाता है। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी 1955 में। तो एक इम्पॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा फैक्ट्स है। कम से कम 10 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा हिस्ट्री बेस्ड हो जाएगा, तो वैसे आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है वो इरिगेशन के क्षेत्र में है। और इसका संबंध किस राज्य से है वो तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन ये कितना हेक्टर लैंड को जो है वो प्रभावित करती है, पानी की सुविधा प्रदान करती है। उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से कितना ज़मीन जो है वो सिंचाई हो सकता है, तो 90,000 हेक्टर। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन उज की बात करें तो एक्चुअली में ये जो है जम्मू एंड कश्मीर का कठुआ एंड सांबा डिस्ट्रिक्ट वाले क्षेत्र में पूरा यहाँ पे इसी से जो है सिंचाई होती है। और कठुआ में ड्रिंकिंग वाटर भी यहाँ पे इसी से मिलता है। और जो पंजाब का पठानकोट और जो गुरदासपुर एरिया है ये पूरा कवर करता है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ये जो रिवर है आपकी, सॉरी, ये जो मतलब प्रोजेक्ट है उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। और चूँकि इस पे काम हो रहा है और इसके बारे में इसलिए न्यूज़ में था, तो थोड़ा सा देख लिया हमने। एनसीसी साइक्लोथॉन 2026 और जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसमें कितने ईयर के जो मतलब इंडिपेंडेंस के कितने ईयर पूरे होने के उपलक्ष्य में ये हो रहा है, तो 79। ठीक है। और प्रधानमंत्री ने अभी लॉन्च किया रिसेंटली कौन सा कैंपेन, तो याद रखना है आपको, नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प। ये हमने कई बार डिस्कस भी किया है।
और देखिए अब आज मतलब आज नहीं, लास्ट तारीख जो 2 अगस्त है उस दिन काफ़ी सारे मेडल मिले, मतलब मेडल ही नहीं मिले, मेडल की लगभग बरसात सी हो गई है। 8 गोल्ड मिले भारत को, 5 सिल्वर मिले हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। देख लेते हैं। गुलवीर सिंह ने ब्रॉन्ज जीता है मेंस 500 मीटर की ये में रेस में। फिर नरेंद्र जो है बेरवाल, इन्होंने सिल्वर जीता है 90 किलो की बॉक्सिंग में। जो है अंकुश पंगल, इन्होंने गोल्ड जीता है 80 किलो की बॉक्सिंग में। सचिन सिवाच, इन्होंने गोल्ड जीता है 60 किलो की बॉक्सिंग में। लोविना बोर्गिन, इन्होंने सिल्वर जीता है वुमेन 75 बॉक्सिंग में। अरुंधति चौधरी गोल्ड जीती है 70 केजी बॉक्सिंग में। प्रिया घांगाज, इन्होंने गोल्ड जीता है 60 किलो की बॉक्सिंग में। तो अब सिर्फ नाम ही पढ़ते जाओ, गोल्ड सिल्वर ही मिलेगा। फिर साक्षी ने जीता है क्या, गोल्ड 51 केजी की बॉक्सिंग में। तो बॉक्सर अपने यहाँ हो गए यार मस्त। फिर देखो यहाँ पे सोनम राणा जो है, इन्होंने गोल्ड जीता है शूट में F57 कैटेगरी में। और हम यहाँ पे देखेंगे जादूमणि सिंह जो है, इन्होंने सिल्वर जीता है मेंस 55 केजी की बॉक्सिंग में। फिर हम देखेंगे शुभम जुयाल, इन्होंने सिल्वर जीता है शूट में F57 में। फिर है सेल्वा प्रभु थिरुमरन जो है, इन्होंने विनिंग किया है, जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रवीण इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ट्रिपल जंप में, है ना। तो प्रवीण चित्रवाल याद रखना है। जैस्मिन लैम्बोरिया, इन्होंने विनिंग की है गोल्ड 57 केजी की बॉक्सिंग में। और फिर प्रीति जो है वो गोल्ड लाई है 54 केजी की बॉक्सिंग में। और लास्टली उन्नति शर्मा को ब्रॉन्ज मिला है वुमेन 63 केजी की जूडो में। तो ये पूरे मेडल हो गए। हालांकि देखो मेडल प्लेयर से संबंधित जो डिटेल्स हैं और जो खेल है उस संबंधित डिटेल्स हम लोग एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा गेम खत्म हो जाने के बाद। दिस इज़ द करंट अफेयर जो आज हमने डिस्कस किया आपके साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।